ओके, तो हमने HTML देख ली थी कल। मैंने आपको W3 स्कूल्स का भी बता दिया था, वेरी गुड रिसोर्स। हमने कुछ HTML टैग्स भी पढ़ लिए थे। HTML टैग्स होते क्या हैं, HTML के कमेंट्स पढ़ लिए थे, लिस्ट्स पढ़ ली थी, हेडिंग्स, पैराग्राफ्स, एट्रीब्यूट्स पढ़ लिए थे, इमेजेस को देख लिया था, लिंक्स को देख लिया था, ये एट्रीब्यूट्स देख लिए थे, SRC, href, टेबल्स देख लिए थे। फॉर्म्स और इनपुट्स नहीं देखे, वो मैं बताता हूँ अभी। वीडियोस देख ली थी, यूट्यूब की एम्बेडिंग देख ली थी एज एन एग्जांपल, और डिव्स को भी हमने देखना है। तो आज हम अभी बिफोर मूविंग टू CSS में ये दो टैग्स कवर करा दूँ, फॉर्म्स, इनपुट्स और डिव्स। ओके, हम उसी तरह अपने उस जैम वाले फोल्डर में जाएंगे, htdocs में जाएंगे, लर्निंग वाले में एक नया फोल्डर बना लेते हैं टू के नाम से। इन सारी चीज़ों को हम वन में ठूस देते हैं, कल वाली चीज़ों को। ओके, और हम टू में चले जाते हैं, इसको VS कोड में खोल लेते हैं इस फोल्डर को। ओके, खुल गया। यहाँ न्यू फाइल बनाते हैं, index.html। बॉयलर प्लेट कोड जनरेट कर लेते हैं। पहले मुझे यहाँ से लैंग्वेज HTML करनी है। ये बॉयलर प्लेट कोड आ गया। इस डॉक्यूमेंट का टाइटल जो है हम रख देते हैं फॉर्म्स। बॉडी टैग के अंदर हम लिखते हैं जो चीज़ें हमने डिस्प्ले करनी होती हैं। एक हेडिंग बना देते हैं, लर्निंग फॉर्म्स। एक पैराग्राफ बना देते हैं, उसमें रैंडम टेक्स्ट 100 कैरेक्टर्स का जो लिख देते हैं, ठीक है। ओ हाँ, वो मैं आपको बताना याद आया, वो बता रहा था एक शॉर्टकट की। जब भी कोई टेक्स्ट इतना लंबा हो जाए कि वो इस तरह स्क्रीन को एक्सीड करने लग जाए, हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल करना पड़ रहा हो आपको, तो आप Alt+Z दबाते हैं, तो वो ऐसे रैप हो जाता है, ठीक है। लाइन नंबर्स चेंज नहीं होते, लाइन नंबर 12 वो है, 13 ये है, ठीक है। Alt+Z दबाते हैं। कल Alt+Z में ट्राई कर रहा था, इसलिए काम नहीं कर रहा था। मेरे जो NVIDIA है वो अपडेट हुआ था, तो उसने यूज़ किया हुआ था Alt+Z वाला शॉर्टकट। अब चल रहा है Alt+Z टू रैप टेक्स्ट, ठीक है। एक हेडिंग, एक पैराग्राफ बना दिया, एक इमेज बना लेते हैं, https pixum.photos/200/200, ठीक है। ये एक वेबसाइट है। इसको आप बताते हो कि आपको किस विड्थ और हाइट की इमेज चाहिए। जैसे मैंने 200 बाई 200 की इमेज का है, तो ये एक रैंडम इमेज मुझे वो डिस्प्ले कर देगा यहाँ पे, ठीक है? शायद लिंक सही है, हाँ। लेट्स सी इफ एवरीथिंग इज़ वर्किंग फाइन। मेरे ख्याल से मेरा जैम्प चल रहा है। आई विल गो टू लोकल होस्ट स्लैश सैम्पल वाला फोल्डर, उसमें हमने 2 के नाम से फोल्डर बनाया है, लेकिन नहीं सैम्पल नहीं, आई थिंक लर्निंग का फोल्डर, हाँ ये है, ठीक है। लर्निंग फॉर्म्स, और ये एक पिक्चर भी आ गई। टेबल्स भी आपको आते हैं। लेट्स टॉक अबाउट फॉर्म्स। फॉर्म्स क्या होते हैं? फॉर्म्स होते हैं ऐसी चीज़ें, जैसे गूगल पे जाओ आप, तो ये एक सर्च बार आ रहा होता है, दिस इज़ अ फॉर्म। आप कोई फॉर्म फिल करते हो, जैसे गूगल फॉर्म्स में जाके वो एक फॉर्म होता है, ठीक है। ऐसी चीज़ें जहाँ पे आप अपना इनपुट देते हो। फॉर्म्स आर दी प्लेसेस जहाँ पे आप अपने क्लाइंट से इनपुट लोगे, ठीक है, एज अ डेवलपर। एंड फॉर्म्स आर अ बिग सिक्योरिटी रिस्क, ठीक है। फॉर्म्स के ऊपर हम काफ़ी बात करेंगे जब हम बैकएंड तक जाएंगे, कि फॉर्म्स से यूज़र डाटा आपको देता है, जो आप फिर मोस्ट प्रॉब्ली अपनी डेटाबेस में डाल देते हो, ठीक है। तो अगर वो डाटा मिलिशियस हो, तो फॉर्म्स आर वेरी सेंसिटिव स्पॉट इन योर कोड, तो यू शुड नो फॉर्म्स रियली वेल। तो फॉर्म्स के अंदर, एक फॉर्म के अंदर कई सारे इनपुट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, जो टेक्स्ट फील्ड होती है जिसमें आप कोई टेक्स्ट लिख सकते हो, मतलब अपना नाम लिखते हो, ईमेल लिखते हो, वो एक इनपुट फील्ड है, ठीक है। चेक बॉक्सेस होते हैं, वो भी एक इनपुट फील्ड है। इस तरह की कई कई तरह की इनपुट फील्ड्स होती हैं। तो इसके लिए इनपुट टैग होता है, ठीक है। ये टैग भी क्लोज नहीं होता, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर आप जितना टेक्स्ट लिखते हो उतना ये बड़ा होता जाता है, तो इट हैज़ नो डेफिनेट एंड। इसलिए इनपुट टैग और इमेज टैग ये क्लोज नहीं होते, ठीक है।
इनपुट और इमेज। तो इनपुट टाइप भी क्लोज नहीं होता, इसके हम एट्रीब्यूट्स में सब कुछ लिखते हैं। तो हम इसकी एक एट्रीब्यूट है टाइप, कि इनपुट किस टाइप का है, आप क्या चीज़ पूछना चाह रहे हो यूजर से, क्या इनपुट में लेना चाह रहे हो। दीज आर ऑल योर ऑप्शंस। आप चेकबॉक्स भी दिखा सकते हो, यूजर से डेट मांग सकते हो, ईमेल मांग सकते हो, कोई फाइल अपलोड का कह सकते हो यूजर से, ठीक है। इमेज अपलोड कह सकते हो, यूजर से नंबर मांग सकते हो, पासवर्ड मांग सकते हो, रेडियो बटन, ये सारे टेक्स्ट इज, हम भी टेक्स्ट यूज करते हैं, हम यूजर से कोई टेक्स्ट लेना चाह रहे हैं, ठीक है। हम यूजर से कहना, तो मैं इसको दिखाता हूँ, ये देखने में कैसा लगेगा। यू सी दिस, मैं ये ना इमेज रिमूव कर देता हूँ, ये बार बार डिस्ट्रैक्ट करेगी। यू सी दिस, ये वो इनपुट टाइप आ गया। व्हाट इज रेडियो बटन? रेडियो बटन ये होते हैं, ये जो गोल सा आता है ना, ये रेडियो बटन होते हैं, ठीक है। ओके, सो वी वर ऑन, ठीक है। तो ये टेक्स्ट वाला इनपुट फील्ड था। इसमें आप यूज़र से कुछ भी मांग सकते हो। फॉर एग्जांपल इसके पीछे मैं लिख दूँ एंटर नेम, तो यूज़र अपना नाम यहाँ पे एंटर कर सकता है। और इसी तरह एक और इनपुट फील्ड एंटर पासवर्ड, उसके लिए हम इनपुट टाइप पासवर्ड यूज़ करते हैं। इवन दो पासवर्ड भी टेक्स्ट ही होता है, बट ये इनपुट टाइप पासवर्ड का फ़ायदा ये है कि ये वो टेक्स्ट डिस्प्ले नहीं होने देती। तो ये देखिए, ये डॉट 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 बने हुए आ जाते हैं, ठीक है। बट अगेन, अब मैंने आपको बताया था ना कि HTML का सारा कोड आपके पास विजिबल होता है। तो लेट्स से समवन विजिट्स फेसबुक, लेट मी लॉग आउट ऑफ फेसबुक फर्स्ट। लॉग आउट, ये एक फॉर्म है, ठीक है। यहाँ पे पासवर्ड आ रहा है जो कि आप देख नहीं सकते। लेट्स इरेज दिस, यहाँ पे मैं कुछ भी लिख देता हूँ। इस पर आप राइट क्लिक करें, इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाएं, यहाँ पे आप सारी की सारी HTML का कोड देख सकते हैं और उसे चेंज भी कर सकते हैं। तो यू विल सी, ये एक इनपुट है, ठीक है, और इसकी टाइप ये पासवर्ड लिखी हुई है, ठीक है। यू कैन चेंज इट, इसको आप पासवर्ड की बजाय टेक्स्ट कर दें, तो आप यू कैन सी द टेक्स्ट, ठीक है। तो आप इनपुट जो मर्जी कर सकते हैं चीज़ों के साथ। HTML CSS का सारा कोड विजिबल और एडिटेबल होता है। अच्छा, ये जो इनपुट से पीछे आप टेक्स्ट लिखते हैं जो बताता है कि इस इनपुट में क्या लिखना है, इसके लिए भी एक टैग है विच इज़ द लेबल टैग, ठीक है। आप इनपुट का जो लेबल है वो इस टैग में लिखते हो, ठीक है, लेबल। इससे देखने में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट इट्स गुड प्रैक्टिस कि आप इस तरह लिखो, ठीक है। ओके, और कौन से इनपुट्स होते हैं? अच्छा, ये तो एक छोटी टेक्स्ट फील्ड थी ना, एक वो बड़ी टेक्स्ट फील्ड भी होती है जो ज़रा, जिसमें आप पूरा पूरा पैराग्राफ लिखते हो, ठीक है। उसके लिए जो टैग है वो इनपुट का टैग नहीं है, वो क्योंकि बड़ा इनपुट होता है, उसके लिए जो टैग है वो टेक्स्ट एरिया का टैग है, ठीक है। और ये क्लोज भी होता है, टेक्स्ट एरिया का टैग है। ये मैं दिखाता हूँ कैसा लगता है देखने में। तो ये इस तरह का होता है, ठीक है, इससे आप बड़ा भी कर सकते हैं। ये वो है जिसमें लोग बड़ा से पैराग्राफ लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, इनपुट्स के बारे में एक दो और चीज़ें, इनके एट्रीब्यूट्स कई सारे होते हैं। जिस तरह टेक्स्ट का एट्रीब्यूट है, ठीक है, इसमें के अंदर आप एक प्लेस होल्डर भी डाल सकते हैं। प्लेस होल्डर क्या होता है, मैं फिलहाल ना इनके लेबल्स हटा देता हूँ। तो अब होगा ये, फिलहाल मैंने कोई प्लेस होल्डर नहीं डाला। ये चीज़ें मैं चाहता हूँ ये ना आए। ओके, तो फिलहाल आपको दो फील्ड्स नजर आ रही हैं और यूजर को नहीं पता मैंने किस फील्ड में क्या लिखना है, राइट। एक ऑप्शन ये था कि आप इसके पीछे लेबल लगा के लिख दें कि यहाँ पे नाम लिखो, यहाँ पे पासवर्ड लिखो, बट दिस इज नॉट व्हाट मोस्ट वेबसाइट्स डू दिस डेज, क्योंकि वो ज़्यादा जगह लेता है और देखने में इतना प्यारा नहीं लगता। बट वी एक्चुअली डू इज कि हम इसके ऊपर एक प्लेस होल्डर लगा देते हैं और इसके अंदर लिखते हैं एंटर नेम, और इस पर एक पासवर्ड पे भी प्लेस होल्डर लगा देते हैं, इस पर हम कहते हैं एंटर पासवर्ड। ये नज़र कहाँ पे आएगा? ये नज़र आएगा जी यहाँ पे। इसको मैं ज़रा रिमूव करूँ, ये ऑटोमेटिकली टाइप हो जाता है। हाँ, ये देखो, इस तरह फील्ड के अंदर ही ग्रे कलर का टेक्स्ट नजर आएगा, एंटर नेम एंटर पासवर्ड। जब आप कुछ लिखोगे इसके अंदर तो वो खुद ही गायब हो जाएगा, ठीक है। इसे इसे प्लेस होल्डर कहते हैं, ठीक है, कि जब तक यूजर अपना टेक्स्ट नहीं लिखता ये उसकी प्लेस में को होल्ड करता है वहाँ पे, ठीक है। तो दीज आर मोस्टली यूज्ड आजकल। ये प्लेस होल्डर का एट्रीब्यूट था, ठीक है। और भी होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैक्स लेंथ, ठीक है, कि यूजर, फॉर एग्जांपल मैं यूजर से यहाँ पे यूजर नेम मांग रहा हूँ, ठीक है, मैं कह रहा हूँ एंटर यूजर नेम,
और मैंने अपनी वेबसाइट, मेरी वेबसाइट का रूल है कि यूज़र नेम जो है वो 40 कैरेक्टर से लंबे नहीं हो सकते उनकी लेंथ। तो मैं यहाँ पे मैक्स लेंथ एट्रीब्यूट से ये चीज़ सेट कर सकता हूँ। यूज़र अगर उससे लंबा लिखनी की कोशिश करेगा तो वो लिखा नहीं जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं लेट्स से 5 कैरेक्टर्स की लिमिट रखता हूँ, 5 कैरेक्टर से लंबा यूज़र नेम नहीं हो सकता, ठीक है। तो अब यूज़र लिखना की कोशिश करेगा अगर, तो ये देखो मैं बटन्स दबा रहा हूँ लेकिन लिखा नहीं जा रहा, ठीक है, 5 पे रुक गया है ऑटोमेटिकली। अगेन दिस इज जस्ट एक आम नॉन प्रोग्रामर बंदे के लिए इतनी सिक्योरिटी बहुत है, ठीक है। लेकिन जो प्रोग्रामर है उसको पता है कि भाई मैं तो स्कूल से इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाके ये मैक्स लेंथ को यहाँ से चेंज करके 40 कर सकता हूँ और फिर मैं जो मर्जी लिखता हूँ, ठीक है। तो इसलिए हम जब आप एक्चुअली वेबसाइट्स बनाओगे जिसमें बैकएंड भी होगा तो आप बैकएंड पे भी चेक प्लेस करोगे कि जो डाटा मुझे आगे से आ रहा है वो वाकई 5 कैरेक्टर्स का इससे लंबा तो नहीं है, क्योंकि अगर एक आपका यूज़र एक प्रोग्रामर है तो वो आराम से इन चेक्स को फ्रंट एंड पे जितने भी आप चेक्स लगाओ ना, यू नेवर ट्रस्ट देम, ठीक है। हम बहुत चेक्स लगाएंगे, हम HTML में भी लगाएंगे, जावास्क्रिप्ट में भी लगाएंगे टू मेक श्योर कि पीछे की तरफ कोई गलत डेटा ना जाए, बट यू नेवर ट्रस्ट द डेटा जो फ्रंट एंड से आ रहा है, ठीक है। यू ऑलवेज प्लेस चेक्स ऑन द बैक एंड एज वेल। इसे फॉर्म वैलिडेशन कहते हैं कि जब आप कोई फॉर्म देते हो यूज़र को फिल करने के लिए, फॉर्म से जो डाटा आ रहा है उसे आपने वैलिडेट करना होता है कि ये डाटा वैलिड है कि नहीं है, ठीक है। इसमें कोई दो नंबरी तो नहीं की हुई, मैंने यूज़र से यूज़र नेम मांगा और उसके अंदर उसने कोई PHP का कोड डाल दिया हो, ठीक है, PHP का कोड डाल दिया हो जो एग्जीक्यूट ना हो जाए बैक एंड पे जाके। इस तरह की चीज़ों के लिए आप चेक करते हो और इन चेक्स को हम फॉर्म वैलिडेशन कहते हैं। फॉर्म वैलिडेशन आपने फ्रंट एंड पे भी करनी होती है और बैक एंड पे भी करनी होती है, ठीक है, दोनों जगह पे। फ्रंट एंड पे इसलिए ताकि यूज़र को नजर आए कि उसने क्या गलती किया। फॉर एग्जांपल मेरा रूल था कि यूज़र नेम जो है, मैं एक और दिखाता हूँ आपको। लेट्स से आपने ईमेल भी लेना है यूज़र से, इनपुट टाइप ईमेल, प्लेस होल्डर, इंटर ईमेल, ठीक है। तो ये इस इनपुट टाइप ईमेल करके ये मैंने एक तरह की फॉर्म वैलिडेशन की है, क्योंकि मैं इसको इनपुट टाइप टेक्स्ट भी कर सकता था, लेकिन उस केस में मसला क्या होगा, मसला ये होगा कि अगर यूजर यहाँ पे ईमेल ना लिखे, कुछ और लिख दे, तो ये चीज भी सबमिट हो जाएगी। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं इसको इनपुट टाइप ईमेल करता हूँ, नाउ द यूजर हैज टू राइट अ वैलिड ईमेल एड्रेस जिसमें वो एक ऐट का सिंबल भी होगा और कोई .com या .something होना चाहिए। उसके बगैर ये इनपुट एक्सेप्ट ही नहीं होगा, एरर आ जाएगा, ठीक है। और इस फॉर्म के ऊपर आप हर फॉर्म का एक बटन भी होता है, सबमिट बटन, वो इनपुट टाइप सबमिट होता है, ठीक है। लेट मी शो यू, ये एक सबमिट बटन आ गया, ठीक है। तो अगर यूजर यहाँ पे ईमेल की जगह कोई इनवैलिड ईमेल लिख देता है, ऐसे सबमिट करते हो आप, तो यहाँ पे ये एरर आ जाएगा, प्लीज एंटर एन ईमेल एड्रेस, ठीक है। ये ईमेल एड्रेस नहीं है, ये उसका एरर आ गया। दिस इज फॉर्म वैलिडेशन ऑन द फ्रंट एंड। किसी ने चैट में कुछ लिखा है, डू वी नीड ईमेल सर्वर टू गेट द स्टफ फ्रॉम फॉर्म्स ऑन आवर वेबसाइट। ईमेल सर्वर क्या मतलब? नहीं नहीं, ये जिस तरह मैंने अभी ये बनाए हैं इनपुट्स, ये इनपुट बनाने के लिए तो कोई सर्वर की जरूरत नहीं है। ऑफ कोर्स यहाँ पे जब यूजर सबमिट पे क्लिक करेगा तो ये डाटा, ये जो इन 3 फील्ड्स में यूजर ने लिखा है, ये आगे जाके आपने फिर इसके साथ, इस डाटा के साथ डील भी करना है, ठीक है। आपने फॉर एग्जांपल इस डाटा को बैकएंड पे स्टोर करना है या कहीं पे करना है, वो काम फिर PHP का है, ठीक है। HTML का काम यहाँ तक है कि वो ये फील्ड्स बना दे और थोड़ी सी वैलिडेशन कर दे, बस फिर ये डाटा PHP फाइल के पास चला जाएगा और PHP फाइल इसको हैंडल करेगी, ठीक है। और वो ये डाटा किस PHP फाइल के पास जाता है वो हम यहाँ पे फॉर्म के अंदर स्पेसिफाई करते हैं। फॉर्म का एक एट्रीब्यूट होता है जिसको हम कहते हैं एक्शन। इसमें आप फाइल स्पेसिफाई करते हो, फॉर एग्जांपल index.php, ठीक है, या हैंडल data.php, ठीक है। तो जब यूजर सबमिट पे क्लिक करेगा, इसी फोल्डर के अंदर जो हैंडल data.php के नाम से फाइल होगी, उसके पास ये सारा डेटा चला जाएगा। वो जो हम PHP, और फिर PHP उस डेटा को कैसे एक्सेस करती है वो हम जब PHP पढ़ेंगे तब देखेंगे, बट PHP कैन एक्सेस द डेटा और फिर PHP उसको डेटाबेस में एंटर करे, जो मर्जी करती फिरे। बट रिमेंबर कि होगा क्या, जब आप सबमिट पे क्लिक करोगे तो बैक एंड पे अभी अभी ये क्या हो रहा है, अभी ये जो पेज डिस्प्ले हो रहा है, ये जो क्लाइंट है, क्लाइंट के ब्राउजर के अंदर ये पड़ा हुआ है, वहां पे डिस्प्ले हो रहा है। जब आप सबमिट पे क्लिक करते हो और ये handle.php वाली फाइल के पास डेटा जाता है, तो ये जो handle data.php है, ये बैक एंड पे पड़ी है और वहां पे रन होगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे चीजें थोड़ी कंफ्यूजिंग हो जाती हैं क्योंकि हम एक ही कंप्यूटर पे ये काम कर रहे हैं, लेकिन वैसे ऐसा नहीं हो रहा होगा। ये जो फॉर्म खुला हुआ है ये किसी और कंप्यूटर पे खुला होगा, जब यूजर सबमिट पे क्लिक करेगा तो जो PHP फाइल रन होगी वो डाटा सारा का सारा बैक एंड पे यानी कि सर्वर के पास आएगा, सर्वर पे हैंडल data.php वाली फाइल ओपन होगी और ये सारा डाटा हैंडल होगा और फिर वापस रिस्पॉन्स जाएगा क्लाइंट के कंप्यूटर के ऊपर, ठीक है। तो ये चीज हमेशा ज़हन में रखनी है, बार बार रिमाइंड कराना है खुद को कि यहाँ पे 2 कंप्यूटर्स असल में इन्वॉल्व होते हैं। डेवलपमेंट के दौरान हम अभी एक ही कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, बट डोंट
think of this as a single computer. ठीक है? Okay, but we won't get into this action stuff right now. uh, okay, someone wrote something. Can we make something completely immutable in the HTML file that we send to the client? Completely immutable यानी कि वो चेंज ना हो सके. हाँ, उसके लिए एक इनपुट टाइप होती है हिडन. ठीक है, ये शो नहीं होती. ठीक है, इनपुट टाइप के अंदर, हिडन के अंदर इसकी वैल्यू अपनी मर्जी से सेट कर लो. तो जब फॉर्म सबमिट होगा तो ये इनपुट भी उसके साथ चला जाए, ये वैल्यू भी उसके साथ चली जाएगी खुद ब खुद. ठीक है, बट अगेन ये सेफ नहीं है क्योंकि यूजर जो जिसको कोड देखना आता है वो उसको चेंज कर सकता है इस वैल्यू को. ठीक है, कोड में फिर भी शो हो जाती है ये इनपुट टाइप हिडन. जोहा रेज्ड हर हैंड. हाँ जोहा पूछो. नहीं, मेरा कहने का मतलब था जिस तरह हमने वो PHP भी डाला था कि फाइल भी कोड में होगी, तो अगर बंदा वो PHP फाइल बदल दे और किसी और को बिठा के उसका पासवर्ड डाल दे तो वो अपनी PHP फाइल अच्छा, से हाँ, उसको अच्छा खुलवा. सवाल है. तो दिस इज होता ये है कि डेस्क ब्राउजर्स ये चीज़ अलाउ नहीं करते. ब्राउजर्स के अंदर होता ये है कि लेट से अगर मैं यहाँ पे लिखूँ फॉर्म एक्शन और मैं किसी और वेबसाइट का नाम, लेट से मैंने मेरी जो वेबसाइट थी उस पर लिखा हुआ था, यहाँ पे ये लिखा हुआ था handle.php. ठीक है, एक यूज़र इसको विजिट कर रहा था, वो चालाक था, वो इंस्पेक्ट में गया, उसने यहाँ पे जाके ये एक्शन को चेंज कर दिया. ठीक है, एडिट और उसने यहाँ पे अपनी किसी वेबसाइट का नाम लिख दिया. अगेन अब उसकी वेबसाइट जो है वो मेरे सर्वर पे तो नहीं ना पड़ी हुई, उसने अपनी एक PHP फाइल बनाई हुई है, लेकिन वो ऑब्वियसली मेरे सर्वर पे तो नहीं पड़ी हुई ना. ठीक है, तो उसको एक लिंक लिखना पड़ेगा यहाँ पे. ठीक है, कोई अपनी वेबसाइट का लिंक लिखना पड़ेगा, विच इज़ लाइक hacker.com/myphp.php. ठीक है, ये वो अपनी फाइल का नाम यहाँ लिख देता है ऐसे करके. ठीक है, लेकिन वो सबमिट पे क्लिक करेगा तो ये फॉर्म सबमिट नहीं होगा, ब्राउजर सबमिट नहीं करने देगा. ब्राउजर कहता है कि एक फॉर्म जब सबमिट होगा तो वो सिर्फ उस PHP फाइल को रेफरेंस कर सकता है जो खुद उसी सर्वर के ऊपर पड़ी हो जिस सर्वर से HTML फाइल मुझे मिली थी. ठीक है, ब्राउजर अलाउ नहीं करता कि ये फॉर्म का डाटा किसी और उसको भेज दिया जाए PHP फाइल को. ठीक है, जिस सर्वर से ये HTML फाइल आई है उसी सर्वर के पास डाटा वापस जाएगा, ब्राउजर कहीं और भेजने नहीं देगा. ठीक है, और वैसे उसकी इतनी सेंस भी नहीं बनती क्योंकि देखो ये डाटा जो है ये यूजर खुद एंटर कर रहा है ना, तो अपना ही डाटा वो अपने आप को भेज के क्या कर लेगा, राइट. तो ये इतनी कोई खास सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी नहीं है, वैसे ब्राउजर अलाउ भी नहीं करते. ठीक है सुहा. ओके, अच्छा, तो इनपुट्स मैंने बढ़ा दिए, आगे चलते हैं. फॉर्म्स और इनपुट्स हो गए. डिव्स क्या होती हैं? डिव्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. प्रॉब्ली सबसे ज़्यादा जो टैग आप यूज़ कर रहे हो शायद वो डिव ही हो, जो बहुत ज़्यादा रिपीटेडली यूज़ होता है क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा इट्स मल्टीपर्पज़. तो लेट्स से मेरे पास जिस तरह यहाँ पे एक हेडिंग और एक पैराग्राफ है, मेरे पास कई सारी हेडिंग्स और पैराग्राफ थे. लेट्स कॉल इट हेडिंग 1. ठीक है, इस तरह का मेरे पास एक और हेडिंग और पैराग्राफ का पेयर भी था. लेट्स कॉल इट हेडिंग 2. ठीक है, एक और हेडिंग और पैराग्राफ का पेयर था, लेट्स कॉल इट हेडिंग 3. और एक और था जिसको हम हेडिंग 4 कह लेते हैं. ठीक है, लेट्स वॉच देम. ये हमारे पास चार हेडिंग्स और चार पैराग्राफ्स हैं. ठीक है, आई वांट टू ग्रुप देम. ठीक है, मैं चाहता हूँ कि ये हेडिंग और ये पैराग्राफ इनका एक ग्रुप बन जाए. ठीक है, और फिर मैं उस ग्रुप के ऊपर कोई CSS से स्टाइल लगा दूं या जावास्क्रिप्ट से उस ग्रुप के साथ कुछ करूं तो उस ग्रुप में जितनी चीज़ें हैं उनके ऊपर वो खुद ही अप्लाई हो जाए. ठीक है, दिस इज मच मोर सिंपलर देन लेट्स से कि अगर यहाँ पे एक हेडिंग है, एक पैराग्राफ है, इसके अंदर एक फॉर्म भी होता. ठीक है, और इसके अंदर एक इमेज भी होती, और लेट्स से मैं इसी तरह आगे भी चल रहा होता. लेट्स से अगर इस तरह का सीन था, एक फॉर्म और एक इमेज है, यहाँ भी एक फॉर्म और एक इमेज है, यहाँ भी एक फॉर्म और एक इमेज है. अब मैं चाहता हूँ कि इन चारों के ऊपर मैं एक स्टाइल लगाऊं. लेट्स से इनका कलर एक स्पेसिफिक कलर में रखूं, इनको मैं एक और कलर देना चाहता हूँ, इनको मैं एक और कलर देना चाहता हूँ, और इनको मैं एक और कलर देना चाहता हूँ. एक तरीका तो ये है कि CSS में जाके मैं बारी बारी इंडिविजुअली लिखूँ कि अच्छा पहली हेडिंग जो है उसका कलर ये कर दो, पहले पैराग्राफ का कलर ये कर दो, पहले फॉर्म का कलर ये कर दो. इट्स वेरी लॉन्ग प्रोसेस. तो उसकी बजाय मैं ये करूँगा कि मैं इनको इनक्लोज कर दूंगा इन अ डिव टैग. डिव इटसेल्फ कुछ डिस्प्ले नहीं करता, डिव एक कंटेनर होता है. ठीक है, इसको इमेजिन इट एज अ बॉक्स, इसके अंदर हम दूसरे टैग को इंक्लोज कर देते हैं. ठीक है, इस तरह फिर मैं सिर्फ इस डिव के ऊपर स्टाइल लगाऊंगा, मैं कहूँगा इस डिव का कलर रेड है, तो इसके अंदर जितनी चीज़ें पड़ी उनका कलर भी खुद ही रेड हो जाएगा. ठीक है, डिव्स आर कंटेनर्स, दे आर बॉक्सेस जिनके अंदर हम दूसरी चीज़ों को इनक्लोज करते हैं. ठीक है, कैन बी स्टाइल इंडिविजुअल एलिमेंट्स, हाँ उनको भी कर सकते हैं, इंडिविजुअली भी कर सकते हैं. तो लेट्स से मैंने कहा कि डिव के अंदर हर चीज़ का कलर रेड कर दो
और फिर मैं इंडिविजुअली गया और मैंने इस पैराग्राफ का कलर चेंज कर दिया कि पैराग्राफ का कलर कुछ और कर देते हैं, डिव का कलर रेड है, ठीक है। वो आप इंडिविजुअल सी एस एस इज वेरी पावरफुल, जो मर्जी करते फिर, ठीक है। बट इनक्लोजिंग थिंग्स इन डिव्स इट हेल्प्स। और डिव्स के और पर्पसेस भी हैं, यू कैन हैव एम्प्टी डिव्स, ठीक है। वो हम देखते हैं अभी, बट डिव्स आर बेसिकली, डिव इसलिए कहते हैं इसको, ये आई थिंक डिवीजन से निकला है। यू डिवाइड द पेज इनटू बॉक्सेस और इनटू डिविजन्स, ठीक है। डिवाइड एलिमेंट्स इनटू दीज बॉक्सेस। जब मैं हम सीएसएस पे आएंगे तो यू विल सी द पावर ऑफ डिव्स। डिव्स बहुत कुछ कर सकती है फिर, ठीक है। डिव इटसेल्फ कुछ डिस्प्ले नहीं करती। अगर मैं यहाँ पे एक डिव बना देता हूँ और उसके अंदर कुछ नहीं लिखता तो पेज पे कुछ नहीं होगा, ठीक है। div merely encloses other tags like a heading tag, ठीक है। any questions? no, okay, तो HTML tags हो गए। let's finally start CSS। तो कल मैंने आपको दिखाया था कि मेनली एडिंग CSS टू वेबसाइट, उससे कितना फ़र्क पड़ जाता है। जो हमारा प्रोसेस होता है वो इस तरह होता है, आप पहले HTML लिखते हो, CSS से उसको स्टाइल करते हो, फिर मजीद HTML लिखते हो, फिर रोहान, आई हैड अ क्वेश्चन। हाँ पूछो अली। यार आपने एक दो दिन पहले मेंशन किया था कि भाई जिस तरह आपका इंटरफेस होता है लैपटॉप पे फर्क होता है आपकी वेबसाइट का, आपके मोबाइल के लिए हम्म डिफरेंट होता है, आपके टैब के लिए हम्म डिफरेंट होता है, तो जो उसकी हाँ कोडिंग है वो जावास्क्रिप्ट में की जाती है जो नहीं, उसके अकॉर्डिंगली। CSS में ही करते हो। CSS में यू हैव द ऑप्शन कि आप अलग अलग डिवाइसेस के लिए अलग अलग CSS लिख सको, ठीक है। HTML एक ही होती है लेकिन CSS आप अलग अलग लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल लेट मी शो यू समथिंग। सी नहीं, ए में जाता हूँ मैं। ए आई वाज राइटिंग दिस कोड, मैं इसको रन कर लेता हूँ यहीं से। लुक एट दिस, ठीक है। ये एक नेविगेशन बार है सुकून से, ठीक है। ड्रॉप डाउन भी है इसके अंदर और ये आइकन्स भी हैं, ठीक है। अब इसका मैं अगर तुम्हें कोड दिखाऊं तो इसकी HTML वही है, ठीक है। कि इसके अंदर मैंने ये लिंक्स लिखे हुए हैं। फॉर एग्जांपल होम का एक लिंक है, वो ए के साथ में एक लिस्ट बनाई हुई है, ठीक है, अनऑर्डर्ड लिस्ट है। उसके अंदर आइटम्स क्या हैं, होम है, अबाउट है, वर्क है, जॉब है, पोजीशंस है, ये सारी जो चीज़ें, होम, अबाउट, वर्क, जॉब, पोजीशंस वगैरह, ठीक है। और उसमें बटन्स मैंने डाले हुए हैं एंड सो ऑन। दिस इज़ रिस्पॉन्सिव। तो अगर मैं अपने ब्राउज़र के इंस्पेक्ट में जाऊँ और ये दिस वर्क्स फॉर बोथ फायरफॉक्स एंड क्रोम, और यहाँ पे राइट साइड पे ये देख रहे हो छोटा सा रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन मोड आ रहा है, ठीक है। ये एक मोबाइल बना हुआ है, इस पर क्लिक करो तो दिस शोज यू हाउ योर वेबसाइट वुड लुक ऑन अ मोबाइल फ़ोन। तो देखो इसकी लुक बदल गई है, राइट। और अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा देन आई एम शोन ऑल ऑफ दीज बटन्स, और ये वर्टिकली शो हो रहे हैं इस दफ़ा। पहले हॉरिजॉन्टली शो हो रहे थे, अब वर्टिकली शो हो रहे हैं, ठीक है। दिस इज रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन, ठीक है। तो अब इसके लिए मैंने ये किया कैसे, HTML सेम है, HTML डज नॉट डिफर, HTML वही है, ठीक है। बट आई हैव डन इज कि मैंने पहले CSS लिखी, ये सारी CSS जो मैंने डेस्कटॉप के लिए लिखी है, एक डेस्कटॉप व्यू के लिए, बड़े व्यू के लिए, ये सारी CSS लिखी है। उसके बाद आई सेड, ये मैंने भी पढ़ाना था वैसे, अभी डोंट वरी अगर ये समझ नहीं आ रहा, मैंने पढ़ाना है अभी ये। उसके बाद मैंने लिखा कि वो सारी स्क्रीन्स जो 600 पिक्सल से छोटी हों, ठीक है, उनके लिए जो स्टाइल है वो अलग है और वो ये है, ठीक है। उनके लिए मैंने कुछ एडिट कर दिया स्टाइल्स को, ठीक है। तो उनके लिए स्टाइल अलग हो ओके, गया, गॉट इट। ठीक है। तो यू दैट्स हाउ यू डू इट। इसमें दो अप्रोचेज होती हैं और ये भी मैंने पढ़ाना था वैसे। एक अप्रोच होती है जिसे हम कहते हैं डेस्कटॉप फर्स्ट डिज़ाइन, कि जब आप आपने वेबसाइट बनाना शुरू की है तो आप कोड लिख, आप अपने ब्राउजर में खोलो वेबसाइट को, आप देखो वेबसाइट देखने में कैसी लग रही है, जैसे अभी यहाँ पे लग रही है, ठीक है। आपने यूज़ करना शुरू किया और इसके हिसाब से कोड लिखना शुरू कर दिया। बाद में आपने कहा कि अच्छा मैं अब देखता हूँ कि यही वेबसाइट मोबाइल पे कैसे लगती है। शुरू में यू विल सी के सारा गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, इट वोंट वर्क। आप जब इसको छोटा करना शुरू करोगे तो ये चीज़ें ऊपर नीचे हो जाएंगी और इट वोंट लुक नाइस, ठीक है, ये सही नहीं लग रहा। तो फिर आप एडिट करना शुरू करोगे CSS को विद रिस्पेक्ट टू अ मोबाइल फोन, ठीक है। पहले आपने लिखी थी विद फॉर अ डेस्कटॉप और फिर एडिट किया फॉर अ मोबाइल फोन। तो ऐसे करने से अक्सर ऐसे होता है कि डेस्कटॉप पे वेबसाइट बेहतर लगती है और फोन पे कम अच्छी लगती है, क्योंकि लिखी आपने सारी CSS और HTML जो थी डेस्कटॉप के लिए लिखी थी, मोबाइल के लिए आपने सिर्फ उसको अडेप्ट किया। दिस इज डेस्कटॉप फर्स्ट डिजाइन। आजकल वी रिकमेंड कि यू डोंट डू दिस, यू गो द अदर वे अराउंड। आप पहले अपना सारा पेज जो बनाओ, HTML लिखो, CSS लिखो, वो मोबाइल के लिए लिखो,
क्योंकि आजकल मेजॉरिटी ऑफ योर विजिटर्स विल बी विजिटिंग योर वेबसाइट थ्रू अ मोबाइल फोन, ठीक है। मोबाइल्स आर मोर कॉमन नाउ। अगर आपने लेट से मैं आपसे कहता हूँ, आप आम कभी कभी बैठे हुए और आपने लेट से दराज को विजिट करना है, किसी वेबसाइट को विजिट करना है, क्या आप अपना लैपटॉप ऑन करके वहां से विजिट करोगे, अपने फोन से विजिट करोगे? मोस्ट पीपल अपने फोन से विजिट करते हैं, ठीक है। तो ज्यादातर यूजर्स आपके मोबाइल पे होते हैं, तो इट ओनली मेक सेंस कि आप पहले अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करो फॉर अ मोबाइल फोन, ठीक है। पहले मोबाइल के लिए डिजाइन करो और उसको अडेप्ट करो फॉर अ डेस्कटॉप बाद में, ठीक है। दिस इज हाउ यू शुड डू इट, बट दिस इज नॉट हाउ मोस्ट डेवलपर्स डू इट फॉर सम बैड रीजन। लेकिन ज्यादातर लोग ऐसे ही करते हैं, पहले डेस्कटॉप के लिए डिजाइन करते हैं, मोबाइल के लिए उसमें चेंजेस कर लेते हैं। दिस इज हाउ नॉट हाउ यू शुड डू थिंग्स, ठीक है। बट अगेन वो वेबसाइट पे भी डिपेंड करता है। अगर आप एम एस वर्ड बना रहे हो ऑनलाइन वाला वर्जन उसका, या गूगल शीट्स बना रहे हो ऑनलाइन वर्जन, तो पीपल आर नॉट सपोज टू व्यू देम ऑन देयर मोबाइल फोन्स, ठीक है। मोबाइल के लिए ऐप्स बने हुए हैं, तो इन दैट केस आप फिर डेस्कटॉप पे पहले डिज़ाइन करोगे। ये कई कंसिडरेशंस होती हैं इसके अंदर। ओके, लेट्स कम बैक टू सी एस एस। अच्छा, सी एस एस पढ़ते हैं। तो सी एस एस के बारे में पहली चीज़ जो हमने पढ़नी है वो है आईडीज एंड क्लासेस। ये हमारा एक HTML पेज है। लेट्स क्रिएट अ हेडिंग, लेट्स क्रिएट सेवरल पैराग्राफ्स। another paragraph, because we have 3 paragraphs. ओके, ये ठीक है। अब लेट्स से कि मैं चाहता हूँ कि इनमें से किसी एक पैराग्राफ का मैं कलर चेंज कर दूँ, ठीक है। तो अब अच्छा, पहले तो ये कि HTML के अंदर CSS डालते कैसे हैं। अगेन रिमेंबर कि मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई एक लैंग्वेज पूरी वेबसाइट बना देगी, ठीक है। HTML CSS जावास्क्रिप्ट तीनों मिलकर एक फ्रंट एंड बनाती है, सिर्फ एक लैंग्वेज नहीं बनाती। तो इसीलिए एक ही फाइल के अंदर ये जो इंडेक्स और HTML फाइल है, इसके अंदर सिर्फ HTML का कोड नहीं होगा, इसी फाइल के अंदर CSS का भी कोड हो सकता है और इसी के अंदर जावास्क्रिप्ट का भी कोड हो सकता है। CSS का कोड आप यहाँ पे कैसे लिखोगे, वो आप यहाँ पे इस तरह लिख सकते हो। एक स्टाइल का टैग होता है HTML में, ठीक है। इन टैग्स के दरमियान में जो आप कोड लिखोगे वो CSS का कोड समझा जाएगा, ठीक है। तो यू कैन राइट CSS कोड राइट इन द मिडल ऑफ योर HTML कोड, ठीक है। और जावास्क्रिप्ट का कोड भी आप यहीं पे लिखते हो स्क्रिप्ट टैग्स के अंदर। स्क्रिप्ट टैग होता है उसके, ओ सॉरी मैंने स्पेलिंग लिखी है, स्क्रिप्ट टैग, ये स्क्रिप्ट टैग्स के अंदर आप जावास्क्रिप्ट कोड लिखते हो, ठीक है। यू कैन डिफाइन वेरिएबल्स, ठीक है। वो सारा जावास्क्रिप्ट के तौर पे रन होगा, ठीक है। तो HTML फाइल के अंदर ही ये दोनों कोड्स होते हैं, ओके। अब लेट से मैं ये वाला जो दरमियान वाला पैराग्राफ है इसका मैंने कलर चेंज करना है। एक तरीका तो ये अगेन वही कि मैं यहाँ पे नीचे जाके CSS लिखूँ। यू कैन ऑल्सो राइट CSS राइट नेक्स्ट टू द टैग इटसेल्फ। जिस टैग को स्टाइल करना है उसके अंदर ही आप CSS लिख सकते हो एज एन एट्रीब्यूट। यहाँ पे स्टाइल के एट्रीब्यूट के अंदर भी आप CSS लिख सकते हो, CSS कोड यहाँ पे भी लिख सकते हो आप, ठीक है। हाउ, अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस पैराग्राफ का कलर रेड करूँ, तो आई कैन जस्ट राइट कलर कॉलन रेड, ठीक है। CSS का सिंटैक्स इस तरह होता है, यू राइट अ प्रॉपर्टी, लेट मी, मैं स्टाइल के एट्रीब्यूट में लिख के दिखाता हूँ। लेट से मैं हेडिंग का कलर चेंज करना चाहता हूँ, तो आप CSS का फॉर्मेट ये होता है कि आप बताते हो कि आपने किस चीज़ के ऊपर स्टाइलिंग करनी है। तो लेट से मैंने कहा मैंने H1 यानी जो मेरी हेडिंग है उसके ऊपर कुछ स्टाइलिंग करनी है। फिर मैं ये कर्ली ब्रेसेस को खोलता हूँ और इसके अंदर मैं स्टाइल्स लिखता हूँ। स्टाइल्स कैसे लिखता हूँ, मैं बताता हूँ कि मैंने कौन सी प्रॉपर्टी है जिसको चेंज करना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कलर चेंज करना है, देन आई राइट अ कॉलन और फिर मैं बताता हूँ कि मैंने कलर की वैल्यू क्या रखनी है। फॉर एग्जाम्पल आई से ब्लू, ठीक है। तो हेडिंग का कलर ब्लू हो जाएगा। लेट्स लुक एट इट, हेडिंग ब्लू हो गई है और पैराग्राफ रेड हो गया। ये मैंने एक ही काम किया दो अलग अलग तरीके से, ठीक है। पैराग्राफ का कलर मैंने चेंज करना था तो मैंने पैराग्राफ के अंदर लिख के किया एज एन एट्रीब्यूट, ठीक है। आई कुड हैव डन दिस ओवर हियर एज वेल, मैं नीचे भी कर सकता था यहाँ पे पैराग्राफ लिख के और उसका कलर रेड, ठीक है। ऑलमोस्ट द सेम थिंग। समवन रोट समथिंग इन द चैट। फॉन्ट चेंज करना हो अगर, हाँ, तो हेडिंग का फॉन्ट अगर चेंज करना है यू कैन से फॉन्ट माइनस साइज, और यहाँ पे वर्ड्स में भी बता सकते हो आप, स्मॉल लार्ज टू एक्स्ट्रा लार्ज, एक्स्ट्रा स्मॉल, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज वगैरह, या आप पिक्सल्स में वैल्यू भी दे सकते हो, लाइक 60 पिक्सल्स फॉर एग्जांपल। ये देखो ज़्यादा बड़ा हो गया, ठीक है, और 10 पिक्सल्स छोटा हो गया, ठीक है। यू कैन चेंज द फॉन्ट टाइप, फॉन्ट जिसे फॉन्ट फैमिली कहते हैं, फॉन्ट फैमिली फॉर एग्जांपल एरियल या रोबोटो फॉर एग्जांपल, ठीक है। फॉन्ट स्टाइल चेंज हो गया।
कई चीज़ें हो सकती हैं, फॉन्ट का वेट, जैसे बोल्ड करना है, क्या करना है, ये सारी चीज़ें आपको अवेलेबल है। ये सारी CSS में बहुत बहुत ज़्यादा एट्रीब्यूट्स होते हैं, लेकिन उनमें से सारे के सारे आप यूज़ नहीं करते अक्सर। अच्छा, अब देखो, लेट्स से मैंने यहाँ पे ओके वेट, समवन सेड समथिंग। अच्छा, व्हाट इफ, अब देखो ये चीज़ थोड़ी ना मेसी होती जा रही है, क्योंकि HTML के कोड के अंदर ही CSS का कोड है, थिंग्स गेट मेसी। तो वी कैन सेपरेट द CSS इनटू अ सेपरेट फाइल। ठीक है, लेट्स क्रिएट अ सेपरेट फाइल एंड कॉल इट style.css। ठीक है, इसी फोल्डर के अंदर मैं चाहता हूँ कि जो CSS का मेरा कोड था ना, वो इस स्टाइल वाले टैग के अंदर होने की बजाय वो यहाँ पे style.css के अंदर पड़ा हो। ठीक है, यू कैन डू डैट। आपने बस ये करना है कि वो CSS फाइल का लिंक यहाँ पे ऊपर दे देना है, हेड के अंदर, हेडर के अंदर। ठीक है, उसके लिए आप क्या करते हो, उसके लिए एक लिंक का टैग होता है। ठीक है, लिंक का टैग होता है, ये VS कोड ऑटोमेटिकली जनरेट भी कर देता है। उसने क्या किया, देखो लिंक का टैग है, ये टैग भी क्लोज नहीं होता। ठीक है, इसको आप एक ये एट्रीब्यूट देते हो, आप बताते हो कि आप क्या चीज़ है जो कि लिंक कर रहे हो। ठीक है, किस चीज़ का लिंक दे रहे हो आप उसको। आपने बताया कि मैं एक स्टाइल शीट का लिंक दे रहा हूँ। CSS का फुल फॉर्म मैंने बताया था ना, CSS का फुल फॉर्म होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ठीक है, तो मैंने उसे बताया कि मैं एक स्टाइल शीट का लिंक देने लगा हूँ, और लिंक क्या है, href क्या है उसका, ये style.css जो यहाँ पे पड़ी हुई है। ठीक है, तो वो फाइल इंक्लूड होगी अब यहाँ पे। तो जो भी CSS का कोड मैं यहाँ पे लिखूंगा वो इस HTML पे खुद ही अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, यू कैन सी इट ओवर हेयर, अभी भी हेडिंग ब्लू ही है। ठीक है, इनफैक्ट इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाओ अगर, और इस हेडिंग को सिलेक्ट करो यहाँ पे HTML वाले सेक्शन में, तो राइट साइड पे आपको उसका CSS का कोड नजर आएगा, कलर इज ब्लू। और आप यहाँ से एडिट भी कर सकते हो। मैं इसको थोड़ा ये कर दूँ, उसको रेड की तरफ, ग्रीन की तरफ ले जाऊँ। ठीक है, रेड की तरफ ले जाऊँ। ब्राउजर्स आर वेरी वेरी पावरफुल विद रिस्पेक्ट टू CSS वगैरह। ठीक है, ओके। तो CSS अब हम अपनी अलग फाइल में ले गए। मैं उस फाइल को साथ में पैरेलल में डिस्प्ले कर देता हूँ ताकि ज़रा ज़्यादा इजी हो जाए हमारे लिए। ठीक है, यू कैन सी द HTML एंड द CSS साइड बाय साइड, यहाँ तक किसी को कोई इशू। ठीक है, कई चीज़ें आप कर सकते हो, उसकी फ्लोट राइट फॉर एग्जांपल, उससे ये होगा कि ये राइट साइड पे चली जाएगी हेडिंग। ठीक है, अभी लेफ्ट साइड पे थी, बाय डिफॉल्ट लेफ्ट साइड पे होती है। ठीक है, ऐसे वो राइट साइड पे चली जाएगी। ठीक है, इफ़ यू रिमूव इट तो ये पूरी की पूरी लाइन कवर करेगा। ठीक है, ये सारी इन चीज़ों का बिहेवियर आप जैसे जैसे इनको यूज़ करते हो आपको समझ में आता जाता है कि कौन सी चीज़ क्या बिहेवियर यूज़ करती है। आप मार्जिन चेक कर सकते हो, इस हेडिंग का ऊपर से मार्जिन जो है मैं 100 पिक्सल्स रख रहा हूँ। ठीक है, तो ये देखो ऊपर एक मार्जिन आ गया है 100 पिक्सल्स का। ठीक है, हेडिंग के ऊपर मैं चाहता हूँ हेडिंग और पैराग्राफ के दरमियान में गैप हो, तो मैं हेडिंग के नीचे मार्जिन दे देता हूँ 100 पिक्सल्स का। तो ये हेडिंग और पैराग्राफ के दरमियान में गैप आ गया। ठीक है, अब लेट से मैं चाहता हूँ कि ये जो हेडिंग और पैराग्राफ्स हैं ये सारे के सारे लेफ्ट साइड से ज़रा आगे को इंडेंटेड हो, लेफ्ट साइड से इनका मार्जिन हो। तो एक तरीका तो ये है कि मैं जिस तरह मैंने हेडिंग को मार्जिन दिया है, मैं इस तरह पैराग्राफ को भी मार्जिन दूँ, मार्जिन माइनस लेफ्ट 50 पिक्सल्स, हेडिंग को भी मैं कहूँ मार्जिन माइनस लेफ्ट 50 पिक्सल्स। ठीक है, ऐसे फिर ये हो जाएगा। बट यू आर रिपीटिंग कोड। ठीक है, ये एक ही लाइन थी जो आपने 2 दफ़ा लिखी है। यू कैन डू इट कि आप इनको इनक्लोज कर दो ना डिव। ठीक है, और डिव के ऊपर लगा दूँ, मैं डिव के ऊपर ये स्टाइल लगा दूँ कि मार्जिन माइनस लेफ्ट 50 पिक्सल्स। ठीक है, वही चीज़ है। यू कैन डू बॉडी, हाँ मैं बॉडी भी कर सकता हूँ, फिर वो पूरी की पूरी बॉडी पे हर चीज़ पे लग जाएगी। इन दिस केस इट विल डू द सेम थिंग। लेकिन अगर लेट से मैं चाहता हूँ कि कोई एक चीज़ हो जिस पे ये ना लगाओ, मैं एक नया पैराग्राफ बनाऊँ। ठीक है, तो वो फिर मैं नहीं कर पाऊँगा। ठीक है, अब इस पे नहीं लगी हुई क्योंकि ये डिव के अंदर नहीं है। ठीक है, दे कैन बी मल्टीपल डिव्स इन अ सिंगल कोड, हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन डिव्स, वेरी गुड, थैंक यू। मैं ये अब इस पे ही आने लगा था। अब लेट से जिस तरह मैंने पहले वो काम किया था एक, कि मैंने ये जो पैराग्राफ था दरमियान वाला, इसका कलर मैंने रेड किया था। अगर मैं यहाँ पे करूँगा, ये यहाँ पे मैं लिखूँगा पैराग्राफ और इसका मैं कलर रेड कर दूंगा, तो क्या होगा, सारे पैराग्राफ का कलर रेड हो जाएगा। ठीक है, दिस इज नॉट व्हाट आई वांट। मैं एक स्पेसिफिक पैराग्राफ का कलर रेड करना चाह रहा था, तो उसके लिए यू नीड समथिंग टू डिफरेंशिएट दीज पैराग्राफ्स। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम पैराग्राफ्स को एट्रीब्यूट्स दे देते हैं।
देयर आर टू एट्रीब्यूट्स विच आर यूज्ड फॉर दिस पर्पस, एक है आईडी का और एक है क्लास का एट्रीब्यूट। पहले हम आईडी पे बात करते हैं। तो मैं इस पैराग्राफ को आईडी दे देता हूँ, इन सारे पैराग्राफ्स को। लेट से मैं पहले पैराग्राफ को कह देता हूँ कि दिस इसकी आईडी है पैरा 1, या आप कोई भी नाम दे सकते हो अपनी मर्जी से, ठीक है। मैं अगले पैराग्राफ को आईडी दे देता हूँ पैरा 2 की, तीसरे पैराग्राफ को आईडी दी मैंने पैरा 3 की, ठीक है। अब इफ़ यू हैव प्रैक्टिस HTML बिफोर, तो आपको अभी सिंटैक्स इतना डरावना नहीं लग रहा होगा, लेकिन अगर आपने सिर्फ मुझे कोडिंग करते हुए देखा और हाथ से नहीं लिखा तो थिंग्स माइट स्टार्ट टू गेट लुक डिफिकल्ट, ठीक है। ओके, मैंने हर पैराग्राफ को एक आईडी दे दी है। यहाँ CSS में आई कैन रेफर टू दैट आईडी, ठीक है, बाय यूजिंग दी हैश सिंबल। हैश के बाद आप आईडी लिखते हो, ठीक है। तो अब CSS क्या करेगी, वो एलिमेंट जिसकी आईडी ये है पैरा 1, उसके ऊपर ये स्टाइल अप्लाई करेगी, ठीक है। यानी कि ये जो बड़ा वाला पैराग्राफ है इसका कलर रेड हो जाएगा। मैं पैराग्राफ 2 का कलर रेड करना चाह रहा हूँ, ये वाले पैराग्राफ का, ठीक है। तो ये स्टाइल उसके ऊपर अप्लाई होगा। आई कैन गो ओवर हियर एंड सी, ठीक है, इसके ऊपर अप्लाई होगा, ठीक है। आईडी के बारे में एक चीज याद रखना, दी आईडी मस्ट बी यूनिक। मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मैं इस पैराग्राफ को भी पैरा 2 कह रहा हूँ, इसको भी मैं पैरा 2 कहूँ। दिस कांट बी डन, ठीक है, वो काम नहीं करेगा। आईडीज मस्ट बी यूनिक। आईडी उसको कहते हैं इसलिए, इट्स एन आइडेंटिफायर, इट मस्ट बी यूनिक फॉर एवरी एलिमेंट, ठीक है, वरना बहुत मसले आ जाएंगे। हो सकता है कि ब्राउजर आउटराइट एरर ना दे, ठीक है, लेकिन जब आप CSS लिख रहे होगे, जब जावास्क्रिप्ट लिख रहे होगे तो मसले आने लग जाएंगे। हाँ, डिव्स भी, किसी भी चीज को आईडी दे सकते हो। डिव को आईडी दे दो माई डिव, ठीक है। मैं आगे एक और डिव बना देता हूँ, उसको मैं आईडी दे देता हूँ सेकंड डिव की, ठीक है। लेट्स से ये जो मैंने डिव के ऊपर ये काम किया था मार्जिन माइनस लेफ्ट वाला, ये मैं हर डिव पे नहीं करना चाहता, सिर्फ मैं पहली वाली डिव पे करना चाहता हूँ, माई डिव वाली डिव पे करना चाहता हूँ, ठीक है, जिसकी वो डिव जिसकी आईडी ये है, ठीक है। तो ये सिर्फ उस पर अप्लाई होगा इस तरह से, ठीक है, डजंट मैटर। डिव आईडीज किसी भी चीज़ को दे सकते हो आप, हेडिंग्स को दे सकते हो, पैराग्राफ्स को, इमेजेस को, इनपुट्स को, एनी HTML टैग इट कैन हैव एन आईडी, एक्सेप्ट फॉर ऑफ कोर्स ये वाले बॉडी, क्योंकि बॉडी तो एक ही होती है ना, व्हाई वुड यू वांट टू गिव एन आईडी टू अ बॉडी, या हेड को, इन चीज़ों को नहीं दे सकते। बाकी बॉडी के अंदर जितने टैग्स होते हैं सबको आप आईडी दे सकते हो, ठीक है। एनी कंफ्यूजन अबाउट आईडी? पोल ले लेते हैं। ओके, इट्स क्लियर, ठीक है। अच्छा, तो ये होगी आईडी। क्लास क्या होती है? अब देखो, लेट से मैं चाहता था कि पैराग्राफ नंबर 2 और ये वाला पैराग्राफ है, ये जो बाहर पड़ा हुआ है, इनका कलर मैंने रेड करना है, ठीक है। तो एक तरीका तो ये है कि ये पैराग्राफ 2 का कलर मैंने रेड किया है, इस तरह मैं पैराग्राफ 4 का कलर भी रेड कर दूं, ठीक है। लेट्स से इस तरह के और 200 पैराग्राफ्स थे जिनमें से 50 का मैंने कलर रेड करना था, तो मुझे इस तरह करना पड़ेगा कि उन 50 को मैं एक आईडी दूं, यहाँ पे उन सारी आईडीज के नाम लिखूं और उनका कलर रेड कर दूं। वेरी कम्बरसम, ठीक है। इंस्टेड व्हाट वी कैन डू इज वी कैन पुट ऑल ऑफ दीज पैराग्राफ्स इनटू अ सिंगल क्लास, ठीक है। मैं ये पैराग्राफ 2 है फॉर एग्जांपल, जिसको मैंने कलर रेड देना था, अभी मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ रेड कलर, ठीक है। इसको मैं क्लास दे देता हूँ, ये भी एक एट्रीब्यूट है, रेड कलर पैराग्राफ, ठीक है। मैंने क्लास दे दिया इसको, ये एक नाम है, मैं अपनी मर्जी से चूज किया, ठीक है। यही क्लास मैं एक और पैराग्राफ को भी दे देता हूँ, रेड कलर पैराग्राफ, ठीक है। नाउ अगेन आईडी और क्लास में सिर्फ ये फर्क है कि आईडी हर एलिमेंट की यूनिक है, क्लास का फायदा ये है कि एक से ज्यादा एलिमेंट्स की एक ही क्लास हो सकती है। उसका फायदा क्या है कि अब यहाँ पे आके मैं इस क्लास के ऊपर एक कलर रेड लगा दूंगा और जिस जिस पैराग्राफ की ये क्लास है उसका कलर रेड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जिस तरह आईडी से पहले आप हैश लिखते हो, क्लास से पहले आप डॉट लिखते हो, ठीक है। यहाँ मैं कहूँगा कलर रेड, ठीक है। तो मैंने रेड कलर पैराग्राफ वाली जो क्लास है, या लेट इसका नाम चेंज कर देते हैं, रेड क्लास कर देते हैं, ठीक है, लुक्स बेटर, रेड क्लास, ठीक है। तो एनी एलिमेंट जिसकी ये क्लास है उसके ऊपर ये स्टाइल अप्लाई हो जाएगा, रेड कलर वाला,
सी इन दोनों के ऊपर अप्लाई होगा। हाँ मैं एक सवाल था, लेकिन जैसे आपने कहा ना मैनुअली, लेकिन ये हर जहाँ हमने क्लास यूज करनी है वहाँ हर जगह मैनुअली हमें लिखना पड़ेगा ना क्लास, कि हम इसको चेंज हाँ, करेंगे क्लास का नाम बाद में। मैन्युअली हाँ लिखना पड़ेगा, इतनी मेहनत करनी ठीक। पड़ेगी। ठीक है, लेट्स से मैं चाहता हूँ कि इनमें से कुछ पैराग्राफ जो हैं उनकी उनका फॉन्ट साइज बड़ा हो जाए, तो मैं एक क्लास बना देता हूँ लार्ज फॉन्ट, ठीक है, के नाम से, और मैं उसमें उस फॉन्ट साइज जो है वो 20 पिक्सल्स कर देता हूँ। ठीक है, बाय डिफॉल्ट है नहीं 16 पिक्सल्स होता है। ठीक हो गया। तो मैं क्या करूँगा, अब लेट्स से मैं चाहता हूँ कि पहले और दूसरे पैराग्राफ के साथ ये काम हो। पहले पैराग्राफ को भी मैं ये क्लास दे दूंगा, लार्ज फॉन्ट वाली क्लास, ठीक है, और दूसरे पैराग्राफ को भी। अब दूसरे पैराग्राफ के अंदर पहली एक क्लास लगी हुई है, रेड क्लास, कोई मसला नहीं है, आप एक से ज़्यादा क्लासेस दे सकते हो उसको। ठीक है, आईडी एक ही होती है, क्लास एक से ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, आई विल गिव इट द क्लास लार्ज फॉन्ट एज वेल, स्पेस से सेपरेट करना होता है। तो इसके ऊपर, इस पैराग्राफ के ऊपर रेड क्लास भी अप्लाई हो गई है और लार्ज फॉन्ट भी अप्लाई हो गया है। ठीक है, तो जो दरमियान वाला पैराग्राफ है ये लाल भी होगा, इसका फॉन्ट भी बड़ा होगा, ये देखो। ठीक है, तो ये पहला पैराग्राफ भी बड़ा है, दूसरा पैराग्राफ भी बड़ा है, तीसरा पैराग्राफ छोटा है। सी दिस इज हाउ क्लासेस वर्क। Someone wrote something in the chat. HTML and CSS are case sensitive, but about IDs, हाँ IDs and classes are case sensitive, लेकिन HTML के जो टैग्स हैं वो केस सेंसिटिव नहीं होते। लाइक आप P को कैपिटल P लिख सकते हो, मेरा नहीं ख्याल कोई मसला होता है। लेट मी सी, हाँ इट वर्क्स, ठीक है ब्राउजर्स में, लेकिन स्मॉल में लिखो तो अच्छा है। CSS में भी यू कैन, आई थिंक इसको आप कैपिटल में कलर लिख सकते हो, कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, लेकिन ये जो आईडी का नाम है, ये मसलन इसमें लार्ज फॉन्ट में F कैपिटल है, ये कैपिटल ही रखना है। ठीक है, ओके लेट्स गो बैक टू द स्लाइड। आईडी क्लास हमने कर ली है। CSS यूनिट्स, अब देखो यहाँ पे अक्सर चीज़ें मैं मसलन ये मार्जिन लेफ्ट जो है, ये इसका यूनिट मैंने पिक्सल्स में लिखा है। ठीक है, 50 पिक्सल्स, मार्जिन बॉटम 50 पिक्सल्स, फॉन्ट का साइज भी मैंने पिक्सल्स में बताया। देयर आर सेवरल यूनिट्स यू कैन यूज़। ठीक है, जिसमें 3 यूनिट्स आर इंपॉर्टेंट, वैसे बहुत सारे हैं, सेंटीमीटर्स, इंचेस, मीटर्स भी हैं, बट वी डोंट यूज़ देम नॉर्मली। वी यूज़ दीज 3 द मोस्ट, पिक्सल्स, परसेंटेज और रैम। पिक्सल जो है वो पिक्सल्स होते हैं। एक पिक्सल जो है वो 1 इंच का आई थिंक 196 होता है, ऐसा कोई सीन होता है। ठीक है, वो अगेन स्क्रीन पे भी डिपेंड करता है, स्क्रीन की कितनी बड़ी स्क्रीन है, कितनी छोटी स्क्रीन है। ठीक है, उस पर भी डिपेंड करता है। नॉर्मली वी यूज पिक्सल्स फॉर मोस्ट पर्पजेस, बट समटाइम्स यू मे वांट टू यूज परसेंटेज एज वेल। परसेंटेज क्या होती है, लेट्स से अगर मैं ये जो डिव्स थी, इनका जो लेफ्ट साइड से मार्जिन था ये वाला, इसको मैं 50 पिक्सल की जगह 50% कर दूँ, तो क्या होगा, ये देखो, यू सी कि ये बिल्कुल स्क्रीन के दरमियान में आ गई है। ठीक है, तो 50% मीन्स कि स्क्रीन का 50%। ठीक है, जो स्क्रीन बेसिकली जो परसेंटेजेस होती हैं वो काम करती हैं विद रिस्पेक्ट टू देयर पेरेंट। ठीक है, मैंने ये जो डिव थी, ये जो माई डिव थी, ठीक है, इसको मैंने, इसका जो लेफ्ट से मार्जिन है वो मैंने 50% रखा है। तो आप यू कैन आस्क कि 50% ऑफ व्हाट। ठीक है, 50% ऑफ द होल विंडो नहीं, इट इज 50% ऑफ इट्स पेरेंट। ये जो डिव है इसका पेरेंट कौन है, यानी डिव वाला जो टैग है वो किस टैग के अंदर पड़ा हुआ है, वो बॉडी टैग के अंदर पड़ा हुआ है। तो बॉडी की जो भी विड्थ है उसका 50% हो जाएगा ये। ठीक है, बॉडी की विड्थ का 50%। अब बॉडी चूंकि पूरी स्क्रीन को स्पैन करती है, ठीक है, इसलिए उसका 50% इज हाफ ऑफ द स्क्रीन, विच इज वाई इट लुक्स लाइक दिस। ठीक है, लेट्स जस्ट प्ले विद थिंग्स अ लिटिल मोर ताकि आपको परसेंटेजेस की और समझ आए। लेट्स इरेज ऑल ऑफ दिस स्टफ। हम ऐसा करते हैं, समवन रोट समथिंग, तो परसेंटेज बेटर नहीं है। हाँ, परसेंटेज फ़ोन और डेस्कटॉप में ये ज़रा रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए बेटर होती है इन सम केसेस, नॉट इन ऑल केसेस। ठीक है, इन सम केसेस कुछ चीज़ें जो होती हैं वो तो लाइक एब्सोल्यूट होती है ना, यानी कि फॉर एग्जांपल नेविगेशन बार जो था उसका टॉप से डिस्टेंस क्या है, टॉप से बिल्कुल पेज के टॉप से वो 0 पिक्सल्स है। ठीक है, तो वो फोन पे भी वही है और उसमें वहां पे भी वही है, डेस्कटॉप में भी वही है। फॉन्ट का साइज फोन पे भी 16 पिक्सल्स है, लैपटॉप पे भी 16 पिक्सल्स है। ठीक है, तो कुछ चीजें होती हैं जो एब्सोल्यूट भी होती है। ठीक है, ओके, लेट्स क्रिएट एन एम्प्टी डिव। ठीक है, एंड लेट्स गिव इट एन आईडी ऑफ div 1। ठीक है, स्टाइल्स में जाके मैं div 1 के साथ क्या करता हूँ कि मैं इसकी विड्थ सेट कर देता हूँ 200 पिक्सल्स, बल्कि लेट्स से 500 पिक्सल्स, और हाइट भी कर देता हूँ 500 पिक्सल्स। ठीक है, लेट्स सी हाउ इट लुक्स। अभी हमें ये नजर ही नहीं आ रही, ठीक है, क्योंकि इसका कोई कलर नहीं हमने दिया। इसको हम बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। जो सिर्फ कलर होता है ना, ये टेक्स्ट का कलर होता है। ठीक है, बैकग्राउंड कलर इज द कलर ऑफ
यू नो divs एंड ऑब्जेक्ट्स। बैकग्राउंड कलर इसको हम दे देते हैं लाइक लेट्स से ब्राउन, ठीक है। अच्छा, कलर्स की यूनिट्स भी होते हैं, यू कैन डिफाइन वो हेक्स में भी आप कलर्स बता सकते हो, ठीक है। आपका जो VS कोड है वो आपको पूरा स्पेक्ट्रम अलाउ करता है, यहाँ पे कोई भी कलर चूज कर लो। तो वो ये देखो, ये RGB में भी कलर्स हो सकते हैं, कलर्स तीनों तरह से हो सकते हैं, हेक्स में भी हो सकते हैं, RGB में भी हो सकते हैं, और आप नाम भी बता सकते हो, वाइट या पिंक, ठीक है। लेट्स मेक इट पिंक राइट नाउ, वॉच, ठीक है। तो ये हमारी 500 बाय 500 की डिव है, इसके अंदर भी कुछ नहीं पड़ा हुआ। इसके अंदर अगर मैं कुछ लिखूंगा अभी, इसके अंदर मैं एक हेडिंग अगर बना दूं, और इसके अंदर अगर मैं एक पैराग्राफ बना दूं, ठीक है, तो ये इसके अंदर आएंगे, ठीक है। मैंने डिव का कलर दे दिया। बाय डिफॉल्ट डिव की हाइट उतनी होती है, हाइट और विड्थ उतनी होती है जितनी उसके अंदर के कंटेंट की होती है, ठीक है। एक डब्बा है, अभी ये इतनी बड़ी इसलिए क्योंकि मैंने खुद से स्पेसिफाई किया। अगर मैं इसको हटा देता तो ये डिव की हाइट उतनी होती जितनी इसके अंदर की चीजों की है, ठीक है। विड्थ पूरी है, ठीक हो गया, ओके। बट आई वांट इट टू बी लार्जर, मैंने इसलिए मैं वापस वो कर देता हूँ, ठीक है। मैं ये चीज़ें अंदर से हटा रहा हूँ। सो वी हैव दिस बिग डिव, ठीक है। लेट्स से इस डिव के अंदर मैं एक और डिव बना देता हूँ छोटी सी, उसको मैं आईडी देता हूँ div2, ठीक है। अभी वो नजर नहीं आएगी अनलेस आई गिव इट अ विड्थ, अ हाइट एंड अ कलर। विड्थ अभी उसके अंदर कुछ पड़ा भी नहीं हुआ, इसलिए उसकी विड्थ और हाइट भी 0 है, और उसको कोई कलर भी नहीं दिया हुआ, इसलिए भी वो नजर भी नहीं आएगी। लेट्स गिव इट अ विड्थ ऑफ लेट्स से 100 पिक्सल्स, अ हाइट ऑफ 100 पिक्सल्स एंड अ बैकग्राउंड कलर ऑफ ब्राउन, ठीक हो गया। तो ये एक इस डिव के अंदर एक छोटी डिव आ गई है, ठीक है। लेट्स से मैं चाहता हूँ कि ये जो अंदर डिव है, ये जो ब्राउन डिव है, इसको मैं स्क्रीन के सेंटर में ले आऊँ, ठीक है। तो मैं कर सकता हूँ वही जो हमने पहले किया था, मैं इसका मार्जिन माइनस लेफ्ट जो है वो 50% कर देता हूँ, बट दिस विल नॉट वर्क एज यू एक्सपेक्टेड टू। ये देखो, वो स्क्रीन के सेंटर में नहीं आया, वो ये जो पिंक डिव है उसके सेंटर में आ गया, यानी उसका जो लेफ्ट वाला कोना है, लेफ्ट साइड से जो मार्जिन है वो 50% हो गया है। 50% ऑफ वट? 50% ऑफ इट्स पेरेंट। जैसे बताया था ना, इस ये जो div 2 है इसका पेरेंट कौन है, ये किस के अंदर पड़ी हुई है, ये div 1 के अंदर पड़ी हुई है। तो div 1 की जो भी विड्थ है विच इज 500 पिक्सल्स, उसका 50% हो गया ये मार्जिन लेफ्ट, यानी 250 पिक्सल्स हो गया, ठीक है। तो परसेंटेजेस के लिए बारे में ये चीज होती है कि दे वर्क विद रिस्पेक्ट टू योर इमीडिएट पेरेंट, ठीक है। और अगर मैं div 1 के ऊपर ये लगाता हूँ मार्जिन माइनस लेफ्ट 50%, ठीक है, तो वो अपने पेरेंट के हिसाब से 50% होगा, यानी बॉडी के हिसाब से, पूरे डॉक्यूमेंट के हिसाब से, लाइक दिस, सी। तो जो पिंक वाला बॉक्स है वो पूरे डॉक्यूमेंट के हिसाब से सेंटर में है, और ये जो यानी 50% राइट पे चला गया, और ये जो ब्राउन बॉक्स है वो इस पिंक बॉक्स के हिसाब से 50% राइट पे चला गया, ठीक है। तो परसेंटेजेस इस तरह काम करती हैं, पिक्सल्स और परसेंटेजेस में ये फर्क है, ठीक हो गया। ओके, एक बहुत बड़ा मसला CSS के अंदर, जिसकी यू वुड नॉट एक्सपेक्ट कि इतना बड़ा मसला होगा, इस पे बहुत ज़्यादा मीम्स भी बनते हैं कि CSS में चीज़ों को डॉक्यूमेंट के सेंटर में अलाइन करना इज एक्सट्रीमली हार्ड, ठीक है। इट मे सीम लाइक यानी ये तो बहुत कॉमन सा यूज़ केस है, यानी अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे जो पिंक बॉक्स है, लेट मी मेक इट स्मॉलर, यू नो, मेक इट 200 by 200, मैं इसका मार्जिन भी हटा देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये पूरी विंडो के सेंटर में आ जाए, हॉरिजॉन्टली भी सेंटर में और वर्टिकली भी सेंटर में इधर आ जाए। तो देयर शुड बी लाइक अ सिंपल कमांड टू डू इट, बट देयर इजंट, ठीक है। तो यू हैव टू स्पेसिफाई इट यूजिंग परसेंटेजेस एंड स्टफ। हाँ, फर्स्ट डे एज अ डेवलपर आपको यही सबसे बड़ा मसला आता है, हाउ टू सेंटर अ डिव, ठीक है। यानी गूगल पे जाओगे आपको हजारों करोड़ों आर्टिकल्स मिलेंगे इसके ऊपर, एंड देयर आर मेनी मेनी वेज टू डू इट, ठीक है। आप जब आप पहली दफ़ा करने लगे होते हो, आप कर रहे होते अच्छा अगर मैं इसका मार्जिन माइनस लेफ्ट 50% कर दूं तो हो जाना चाहिए, बट वो 50% आगे मूव कर देता है। तो यू आर लाइक अच्छा तो क्या करूं, उसके लिए फिर आपको थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। आप सोचेंगे अच्छा 200 पिक्सल्स ये है तो इतने पिक्सल आगे करूंगा तो ये सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू कैन थिंक ऑफ डूइंग। फॉर एग्जांपल यू कैन डू मार्जिन माइनस लेफ्ट ऑटो मार्जिन, ठीक है। ये ट्राई करो, ये वो तो राइट पे चला गया, ये क्या हुआ है, ठीक है। तो थिंग्स वर्क इन वेरी अनएक्सपेक्टेड वेज। अगर मैं मार्जिन ऑटो करूँ,
ठीक है, तो ये सेंटर में आ जाता है। ठीक है, तो मैंने मार्जिन को ऑटो पे रखा है, तो लेफ्ट से क्या मार्जिन है, राइट से क्या मार्जिन है, वो दोनों उसने ऑटोमेटिकली डिसाइड किए और उनको इक्वल कर दिया। ठीक है, दैट इज द डिफॉल्ट बिहेवियर। ठीक है, अच्छा, हॉरिजॉन्टली सेंटर करना है स्टिल इजियर, वर्टिकली सेंटर करना इज मच हार्डर। ठीक है, अब उसकी वजह क्या है, ये जो बॉडी टैग है ना आपका, अगर मैं लेट्स से मैं इसको कहता हूँ, इसी डिव को मैं कहता हूँ मार्जिन माइनस टॉप, और मैं इसे कहता हूँ 50%, देखते हैं क्या होता है। ये देखो वो नीचे आ गया, बट यू मे सी कि वो बॉटम पे है, यानी किसी चीज़ के सेंटर में नहीं है वो, राइट। ऐसा होना चाहिए था कि स्क्रॉल विंडो के सेंटर में होता है, मैंने 50% कहा है उसको, लेकिन वो सेंटर में नहीं है। असल में हुआ ये है कि डॉक्यूमेंट की विड्थ क्या है, वो फिक्स्ड है। ठीक है, जितनी स्क्रीन की विड्थ होती है उतनी डॉक्यूमेंट की विड्थ होती है, हाइट फिक्स नहीं होती, क्योंकि आप स्क्रॉल कर सकते हो नीचे की तरफ। ठीक है, अभी डॉक्यूमेंट की हाइट उतनी जितनी आपको यहाँ पे नजर आ रही है, जो विंडो नजर आ रही है ना सामने, ये उसकी हाइट है, बॉडी की हाइट ये है इस वक्त, ये जो बॉडी है टैग, इसकी हाइट इस वक्त ये है। ठीक है, ये आई थिंक यानी कोई 700 पिक्सल्स ऑलमोस्ट बनता है मेरे ख्याल से, मेरी स्क्रीन की हाइट इतनी है, नहीं बल्कि नहीं 1200 पिक्सल्स है, ऐसा कोई सीन है। ठीक है, ये इसकी हाइट है। ठीक है, व्हेन आई से 50% नीचे ले जाओ, व्हेन आई से मार्जिन मैंने स्टॉप 50%, मैं कह रहा हूँ कि इस डिव का ऊपर से जो मार्जिन है वो 50% कर दो। 50% ऑफ व्हाट, इट विल बी 50% ऑफ दिस विंडो। ठीक है, तो इतना वो नीचे चला जाएगा, एंड इट रीचेज ओवर हेयर, यहाँ पे आ जाता है ये, बट दिस इज वेयर द बॉडी एंड्स नाउ। ठीक है, ये जो बॉडी है, ये बॉडी, इसकी हाइट उतनी ही है जितनी इसके अंदर के कंटेंट की हाइट है। ठीक है, डिव चूंकि यहाँ पे आके रुक गया है, बॉडी भी यहाँ पे आके रुक गई है। ठीक है, इसलिए आप इससे ज्यादा स्क्रॉल नहीं कर पा रहे, दिस इज यू कांट स्क्रॉल मच फर्दर। ठीक है, बॉडी से नीचे क्यों जाएगी, बॉडी का कंटेंट यहाँ पे खत्म हो गया, व्हाई वुड इट गो फर्दर, इसलिए आपको लग रहा है कि अच्छा ये तो सेंटर में तो नहीं आई, ये तो एंड पे चली गई डॉक्यूमेंट के। दिस इज नॉट द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट। आपने असल में स्पेसिफाई ये नहीं किया था कि सेंटर में ले जाओ, आपने कहा था ऊपर से इसको नीचे ले जाओ, 50% नीचे ले जाओ, 50% नीचे वो आ गया और वहां पे डॉक्यूमेंट खत्म हो गया। ठीक है, दिस इज, तो CSS एक्सपेक्ट्स बिहेव्स इन वेरी अनएक्सपेक्टेड वेज। ठीक है, तो इसलिए CSS लोगों को बहुत तंग करती है इस तरह की चीज़ों में, थिंग्स दैट वुड अपीयर वेरी सिंपल, उसमें वो CSS बहुत तंग करती है आपको। ठीक है, तो इसमें लोग आई थिंक इस तरह करते हैं, मार्जिन माइनस टॉप जो है ना उसको आई थिंक 33% रखते हैं, ऐसा कुछ करते हैं, इस तरह कोई सीन करते हैं सेंटर पे लाने के लिए, आई थिंक 20% करते हैं, ऐसा कोई सीन होता है। Someone said something in the chat. CSS is a drunk genius, yes. ठीक है, तो वो उसके लिए मुझे कोई आर्टिकल पढ़ना पड़ेगा, हाउ टू सेंटर अ डिव। आफ्टर ऑल ऑफ दीज ईयर्स मुझे भी नहीं याद किसको किस तरह करते थे। एनीवेज, ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो पिक्सेल्स, बट मैंने REM नहीं बताया। अच्छा, REM क्या होता है, REM इज लाइक परसेंटेजेस, बट इट इज विद रिस्पेक्ट टू द फॉन्ट साइज ऑफ द रूट एलिमेंट। ठीक है, आपके ब्राउजर के अंदर इस डॉक्यूमेंट का जो डिफॉल्ट फॉन्ट साइज है अमूमन वो 16 पिक्सल्स होता है। ठीक है, तो लेट्स से यहाँ पे मेरे पास, मैं ये चीज़ें हटा लेता हूँ। ठीक है, लेट्स से यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ बनाता हूँ। ठीक है, मैं इस पैराग्राफ का जो फॉन्ट साइज है उसको 1 REM रखता हूँ, बल्कि लेट्स से पहले तो कुछ भी नहीं करते, इसको कमेंट कर देते हैं। मेरे पास एक पैराग्राफ आ गया, इसका फॉन्ट साइज मैंने 1 REM रख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, 1 REM का मतलब है कि जितना ब्राउजर का डिफॉल्ट फॉन्ट साइज है उतना ही इसको रख दो। ठीक है, 1 टाइम्स द डिफॉल्ट फॉन्ट साइज। अगर मैं इसको 1.5 REM करूंगा तो जो ब्राउजर का डिफॉल्ट फॉन्ट साइज है उससे 50% ज़्यादा, यानी कि 1.5 ऑफ द डिफॉल्ट फॉन्ट साइज। डिफॉल्ट अगर 16 पिक्सल्स था तो 16 + 8 24 पिक्सल्स हो जाएगा, ये इस तरह। ठीक है, तो दिस इज इसका फायदा क्या है, इसका फायदा ये है कि अगर किसी ने बाय डिफॉल्ट अपने ब्राउजर का फॉन्ट साइज बढ़ाया हुआ है तो आपकी चीज़ें फिक्स नहीं होंगी, थिंग्स विल मूव विद रिस्पेक्ट टू दैट। और ये सिर्फ फॉन्ट साइज में नहीं काम करता, आप लाइक मैं मार्जिन लेफ्ट को कर सकता हूँ 10 REM फॉर एग्जाम्पल, ये 160 पिक्सल्स का मार्जिन बन जाएगा विद रिस्पेक्ट टू, अभी भी ये फॉन्ट साइज ही है। ठीक है, REM इज ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू द डिफॉल्ट फॉन्ट साइज। ठीक है, लेट्स से मैं चाहता हूं कि अगर किसी ब्राउजर का फॉन्ट साइज बड़ा है तो मार्जिन भी ज्यादा हो। ठीक है, तो उस केस में मैं ऐसे करूंगा कि 10 टाइम्स द डिफॉल्ट फॉन्ट साइज बड़ा होगा तो मार्जिन भी ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया बताता हूँ, ये किस केस में काम आएगा। फॉर एग्जांपल
मैंने एक लिंक बनाया जो कहीं भी जाता है, लेट्स से, ठीक है, बटन, एक बटन मैं इसको एक बटन बनाना चाहता हूँ, ठीक है। फिलहाल ये देखने में ऐसा होगा, ठीक है। मैं इसके ऊपर कुछ स्टाइलिंग करता हूँ, मैं ऐसे कहता हूँ, मैं पहले उसकी अंडरलाइन हटा देते हैं, जो अंडरलाइन हुई हुई है इसका कलर ब्लू हुआ है ना, ये हटा देते हैं। मैं इसको एक बटन बताना चाहता हूँ पहले से कि इसका जो आई थिंक फॉन्ट डेकोरेशन कहते हैं इसको, नहीं, अंडरलाइन हटाने के लिए क्या करते थे, फॉन्ट, यहाँ पे कहीं आएगा फॉन्ट स्टाइल, नहीं कुछ होता था, डेकोरेशन कुछ होता था, लेट मी सी। हाँ, डेकोरेशन, टेक्स्ट डेकोरेशन का लफ्ज़ याद था, फॉन्ट डेकोरेशन कर रहा था मैं। टेक्स्ट की डेकोरेशन नन कर दी मैंने, तो उससे अंडरलाइन गायब हो जाएगी, ठीक है, अंडरलाइन चलेगी। और इसका कलर मैं ब्लैक कर देता हूँ टेक्स्ट का, ना इट लुक्स लाइक अ नॉर्मल टेक्स्ट, ठीक है। फिर मैं क्या करता हूँ, मैं इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो कर देता हूँ लाइक अ ब्लू, ठीक है, ब्लू हो गया। बट अभी इसमें ना मैं चाहता हूँ कि ज़रा स्पेस हो बटन टेक्स्ट के दरमियान में, और जो बैकग्राउंड है उसके दरमियान में स्पेस हो। दिस इज डन थ्रू पैडिंग। मैं 15 पिक्सल्स की पैडिंग दे देता हूँ। यानी पैडिंग का मतलब होता है कि टेक्स्ट के इर्द गिर्द कुछ पैडिंग आ जाती है, कुछ ज़रा वैसे स्पेस आ जाती है, ठीक है। ये इस तरह बन गया। टेक्स्ट का कलर इनफैक्ट ना वाइट कर देते हैं, और इसको ना ऊपर से मार्जिन दे देते हैं, बिल्कुल ऊपर लगा हुआ है। क्या हुआ, ओ सॉरी, बैकग्राउंड कलर वाइट कर दिया मैंने, कलर वाइट करना था, ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा, कलर अच्छा, अभी ऊपर से मूव नहीं कर रहा, आई डोंट नो व्हाई। व्हाट इफ हम इसकी चलो वो बाद में पढ़ेंगे, पोजीशंस बाद में पढ़ेंगे, बट ऐसे आप इसको बटन बनाते हो, ठीक है। दिस इज पैडिंग। अच्छा, मैंने ये भी पढ़ा नहीं, किसी ने चैट में कुछ लिखा है, हाँ, टेक्स्ट डेकोरेशन होता है, ओके। मैं क्या पढ़ाने लगा था ये इसके साथ, ए के साथ कुछ बताना था मैंने, आई वांटेड टू मेक अ पॉइंट, व्हाट वाज इट, आई डोंट रिमेंबर। किसी को याद है मैं क्या बताने लगा था? रैम, मैं रैम के बारे में बता रहा था। ओ हाँ, राइट, थैंक यू। ओके, तो लेट्स से इसकी जो पैडिंग है ये 15 पिक्सल्स की बजाय मैं इसको रैम्स में डिफाइन करूँ, लाइक लेट्स से 1 रैम, ठीक है, विच इज़ लाइक 16 पिक्सल्स, ठीक है। तो ये इतना हो गया। अब होगा ये कि अगर यूज़र ने अपनी फॉन्ट का साइज़ बढ़ाया हुआ है, अगर फॉन्ट साइज़ उसने 30 पिक्सल्स रखा हुआ है, ठीक है, तो ये जो पैडिंग है वो भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। वरना क्या होगा, अगर मैंने इसको वैसे ही रखा होता 16 पिक्सल्स, तो ये छोटी होती। फॉन्ट साइज अगर वो 100 कर दे, अभी इतना फर्क नहीं पता चल रहा, बट यू गेट द पॉइंट। इसको आप रैम्स में डिफाइन करो, तो अगर उसने ब्राउजर का फॉन्ट साइज बढ़ाया हुआ है, ब्राउजर का, इस तरह का नहीं, ब्राउजर का फॉन्ट साइज, ठीक है, तो वो आई थिंक सेटिंग से बढ़ता है, तो पैडिंग भी उस हिसाब से बड़ी हो जाएगी। टेक्स्ट बड़ा होगा तो पैडिंग बड़ी हो जाएगी, क्योंकि इट लुक्स अगली लाइक दिस। वॉच दिस, अगर 16 पिक्सल्स पैडिंग है और फॉन्ट साइज 100 पिक्सल्स है, ये पैडिंग अब कम लग रही है, पहले ज़्यादा लग रही थी, अब कम लग रही है, इस हिसाब से ज़्यादा होनी चाहिए थी, ठीक है। तो इसके लिए यू यूज़ REM यूनिट्स। एक EM यूनिट भी होता है। REM जो होता है, दिस इज विद रिस्पेक्ट टू द फॉन्ट साइज ऑफ द रूट एलिमेंट, इसलिए इसके अंदर R लिखा हुआ है। EM स्टैंड्स फॉर रूट एलिमेंट, ठीक है। एक EM भी होता है, दिस इज विद रिस्पेक्ट टू द फॉन्ट साइज ऑफ दिस एलिमेंट, ठीक है। वो ज़्यादा हो गया, ठीक है। नाउ अगर इसका फॉन्ट साइज मैं 16 पिक्सल्स रखता, तो पैडिंग इतनी होनी थी। अब मैंने अगर फॉन्ट साइज इसका 50 पिक्सल्स कर दिया है, तो पैडिंग भी बढ़ जाएगी, ठीक है। क्योंकि इस एलिमेंट का फॉन्ट साइज बढ़ गया,
इसलिए इस एलिमेंट की पैडिंग भी बढ़ जाएगी, ठीक है। REM में इसलिए काम नहीं कर रहा था क्योंकि हमने इस एलिमेंट का फॉन्ट साइज चेंज किया था, रूट एलिमेंट का, यानी पूरे डॉक्यूमेंट का चेंज नहीं किया था, ठीक है। REM वर्क्स इन द केस ऑफ रूट एलिमेंट एज वेल, ठीक है। तो EM REM दीज आर ऑल्सो यूजफुल यूनिट्स। आप कौन सा यूज करते हैं वो केस टू केस पे डिपेंड करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल फॉन्ट साइज मैंने पिक्सेल्स में डिफाइन किया हुआ है, यहाँ पे पैडिंग EM में की हुई है, हो सकता है मार्जिन जो है वो मैं परसेंटेजेस में करूँ। जो ऐसा नहीं कि आप एक फॉन्ट यूज करते हो और हर जगह वो यूज करते हो। What is the difference between root element and this element? This element means कि जिस element की स्टाइलिंग मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, which is an A, एक hyperlink है, ठीक है। रूट एलिमेंट इज नॉर्मली लाइक द बॉडी एलिमेंट, बॉडी वाला जो टैग है ना उसे रूट एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। बल्कि आई थिंक रूट एलिमेंट ना इस तरह स्पेसिफाई होता है, हाँ रूट, अगर मैं इसको 1 REM कहता हूँ, 1 REM इतना है, अगर मैं यहाँ से रूट का फॉन्ट साइज चेंज करूँ और 100 पिक्सल्स कर दूँ, हाँ ये रूट एलिमेंट होता है, ठीक है। रूट एलिमेंट की का स्टाइल आप यहाँ से CSS में भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। दिस इज द रूट एलिमेंट। बेसिकली रूट एलिमेंट पे जो भी स्टाइल अप्लाई करते हो वो पूरे डॉक्यूमेंट पे अप्लाई हो जाता है, हर चीज़ पे, एवरीथिंग इज अ चाइल्ड ऑफ द रूट एलिमेंट, ठीक है। इसको रूट इसलिए कहते हैं, वो डॉम की बात आ जाएगी। आपका ब्राउजर जो है, यू सी हमारे पास टैग्स के अंदर टैग्स होते हैं और उन टैग्स के अंदर टैग्स होते हैं, उन टैग के अंदर टैग्स होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे HTML टैग के अंदर बॉडी का टैग है, बॉडी के अंदर A का टैग है, इस तरह, ठीक है। HTML टैग्स के अंदर टैग्स होते हैं, ब्राउजर इनको अरेंज करता है इन द फॉर्म ऑफ अ ट्री, ठीक है। आप में से जिन लोगों ने CS में ट्रीज पढ़े हुए हैं दे विल अंडरस्टैंड, जिन्होंने नहीं पढ़े ये समझने की जरूरत नहीं है, वैसे ही मैं बता रहा हूँ कि इसको रूट क्यों कहते हैं। तो जो ये रूट एलिमेंट है ये यहाँ पे रूट पे आता है, ठीक है। इसके चिल्ड्रन में आपके पास दो चीज़ें हैं, यू हैव द बॉडी टैग और एंड यू हैव दी हेडर टैग, ये बॉडी टैग और ये हेड टैग, ये इसके चिल्ड्रन में है। बॉडी टैग के मजीद चिल्ड्रन है विच इज़ दी A टैग, ठीक है। हेड टैग के अंदर भी चिल्ड्रन है, एक मेटा टैग पड़ा हुआ है उसके अंदर, ठीक है। एक उसके अंदर टाइटल का टैग पड़ा हुआ है, एक उसके अंदर लिंक का टैग पड़ा हुआ है। CS में हम इनको ट्रीज कहते हैं, ठीक है। और ट्री की रूट जो है वो ये है, ठीक है। जो स्टाइल आप इस पे लगाओगे इनके नीचे हर चीज पे अप्लाई हो जाएगा। CSS को हम कैस्केडिंग स्टाइल शीट क्यों कहते हैं? CSS का फुल फॉर्म इज कैस्केडिंग स्टाइल शीट। स्टाइल शीट का तो समझ में आता है, इसे हम स्टाइल्स लिखते हैं, ठीक है। कैस्केडिंग का मतलब ये होता है कि इसमें स्टाइल्स फ्लो डाउनवर्ड्स। मैं रूट के ऊपर जो स्टाइल लगाऊंगा वो रूट के सारे चिल्ड्रन में कैस्केड कर जाएगा। कैस्केड होता है ना, नीचे ड्रिपल करेगा, नीचे की तरफ चला जाएगा। तो रूट पे लगा हुआ स्टाइल बॉडी पे भी अप्लाई होगा, हेड पे भी अप्लाई होगा, इन पे भी अप्लाई होगा, हर जगह अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर मैं बॉडी पे एक स्टाइल लगाता हूँ तो बॉडी में पड़ी हुई हर चीज पे वो स्टाइल लग जाएगा, ठीक है। इस तरह से चीजें चलती हैं, इसलिए इसको कैस्केडिंग स्टाइल शीट कहते हैं। अच्छा, समवन रोट समथिंग इन द चैट, व्हाट इज द डिफरेंस, अच्छा नहीं, हाँ रुजुहा पूछो। अगर हम रूट का एक साइज रखें उसके बाद हम एक और एलिमेंट का भी एक और साइज रखें तो किसको प्रेसिडेंस मिलेगी? हाँ गुड गुड गुड, जो क्लोजेस्ट होता है ना टू द एलिमेंट स्टाइल वो अप्लाई होता है। तो फॉर एग्जांपल मैंने रूट को 100 फॉन्ट साइज दिया हुआ है, ठीक है। इसके अंदर मैंने जो A है उसको मैंने फॉन्ट साइज दिया हुआ है 16 पिक्सल्स का, ठीक है। तो A के ऊपर ये 16 वाला अप्लाई होगा क्योंकि ये स्टाइल डायरेक्टली A के ऊपर लगा हुआ है, इट इज क्लोजर टू A, ठीक है। तो इस पे 16 वाला लगेगा। लेट्स से कि मैंने A में नहीं दिया हुआ कोई स्टाइल, मैंने किया है A इज इनक्लोज्ड इन अ डिव, ठीक है। उस डिव को स्टाइल नहीं दिया हुआ मैंने, डिव का मैंने फॉन्ट साइज लाइक 20 पिक्सल्स रखा हुआ है, ठीक है। तो अब A के दो पेरेंट्स हैं जिन्होंने फॉन्ट साइज डिफाइन किया हुआ है, एक इज डिव एंड अनदर इज रूट, ठीक है। A इन दोनों का चिल्ड्रन है, A डिव का भी चाइल्ड है और रूट का भी चाइल्ड है इनडायरेक्टली, ठीक है। तो अगेन इस पे वो वाला अप्लाई होगा जो इसकी क्लोजेस्ट है, आई थिंक 20 वाला अप्लाई होगा, हाँ 20 वाला अप्लाई होगा, ठीक है। जो क्लोजेस्ट पेरेंट का होता है ना वो अप्लाई हो जाता है, या अपना हो या क्लोजेस्ट पेरेंट का हो फॉन्ट साइज, ठीक है। आई थिंक इसको हम ओवरराइड भी कर सकते हैं।
नहीं कर सकते, ठीक है, खैर क्लोजेस्ट पेरेंट का ही होता है। अच्छा, और कोई सवाल? अच्छा, मैंने और भी पढ़ाना था बट इट लुक्स लाइक कुछ लोग चले भी गए हैं एंड इट सीम्स लाइक इट्स गेटिंग बोरिंग, तो हम फिर बाकी चीज़ें अगले दिन पढ़ेंगे। अ, मैंने सीएसएस की बेसिक्स बता दी हैं, ये चीज़ें सारी हो गई हैं, बैकग्राउंड कलर, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट साइज़, कलर, ठीक है। ये जो चीज़ें हैं इसमें से पैडिंग मैंने पढ़ा दी है और मार्जिन भी पढ़ा दी हैं, ठीक है। अगली दफ़ा हम फिर ये पढ़ेंगे, ये चीज़ें कंप्लीट कर लेंगे, फ्लोट भी मैंने पढ़ाया है, ठीक है। एंड देन वी विल गेट टू दिस स्टफ जो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं सीएसएस के अंदर। मीडिया क्वेरीज भी मैंने थोड़ी सी पढ़ाई थी जब रिस्पॉन्सेज में पढ़ा रहा था। कल हम ये कंप्लीट करके वी विल स्टार्ट बिल्डिंग अ पेज। जो एग्जांपल मैं लूँगा, वी विल बिल्ड ए नेविगेशन बार, जो कि बना देखने में आसान लगता है, ये बनाने में काफ़ी मुश्किल है, ठीक है। और उसकी वजह ये है कि इसके अंदर ऑलमोस्ट वो सारे कॉन्सेप्ट्स यूज़ हो जाएंगे जिनकी हमने बात करनी है, जो मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं सी एस एस के, ठीक है। यू विल सी कि इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ यूज़ हो रही हैं। लेट मी शो यू सी एस एस के अंदर, ठीक है। इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ देखो, मार्जिन यूज़ हो रहे हैं, पैडिंग यूज़ हो रही है, फ्लोट्स यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। बैकग्राउंड कलर्स, टेक्स्ट की अलाइनमेंट, शेडोज़, ठीक है। डिस्प्ले वाली प्रॉपर्टी, मार्जिनस, रेडियस वाली प्रॉपर्टी, ट्रांजिशंस यूज़ हो रही हैं, ठीक है। कलर्स यूज़ हो रहे हैं, पोजीशन यूज़ हो रही है, जी इंडेक्स यूज़ हो रहा है। पोजीशंस भी तीन तरह की, रिलेटिव भी यूज़ हो रही है, एब्सोल्यूट भी यूज़ हो रही है, ठीक है। पैडिंग यूज़ हो रही है, फ्लोट्स यूज़ हो रहे हैं, कर्सर्स यूज़ हो रहे हैं। तो इसमें बहुत सारी मीडिया क्वेरीज यूज़ हो रही हैं। इस एक चीज़ को बनाने में बहुत सारी सी एस एस प्रॉपर्टीज़ लगती हैं, ऑलमोस्ट सारी कवर हो जाती हैं, तो इससे कॉन्सेप्ट ज़रा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम कल बनाएंगे। और आज के लिए फिर मैं क्लास को एंड करता हूँ। मैं एक पोल ले लेता हूँ एंड देन विल एंड। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।